5 नंद की एक भाभी लाई हीटर और कंबल। कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर कहाँ थे तुम? मेरी दोनों बहनों की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं उन्हें दवाई दिलाने गया था। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया। ये बात है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अभी तुम्हारी बहन कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, मैंने उसे दवाई दिलवा दी है, वो आराम कर रही है। ये तो ठीक है विवेक, ये बताओ तुम मेरे पिताजी से हमारी शादी की बात कब कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। जब तक बात नहीं करोगे क्या तब तक कैसे पता चलेगा? तुम तो पहले ही अपनी तरफ से सोच कर बैठे हो। इधर शिखा विवेक को शादी के लिए मना रही होती है, तो उधर विवेक की 5 बहनों के बीच आपस में एक कंबल के पीछे लड़ाई होने लगती है। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है, अभी मैंने घर के सारे काम किए हैं और तुम हो कि मुझे कंबल के अंदर बैठने ही नहीं दे रही हो। देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कंबल दे दो। ओफो, क्यों लड़ाई कर रहे हो? रात को भी तो इसी कंबल में हम सभी एक साथ सोते हैं ना। बस करो, तुम्हारी लड़ाई के चलते मैं ठंड में अब मर रही हूँ। अरे समझ नहीं आ रहा, तुम सबको कैसे समझाऊं? छोड़ दो इस कंबल को, क्यों पकड़ रखा है? कायरा ऐसा कहकर अपनी बहनों को लड़ाई करने से छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो कंबल फट जाता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये देखो तुम दोनों ने क्या किया, तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है अब रात को हम लोग क्या ओढ़कर सोएंगे? बहुत ज्यादा ठंड होती है रात में। कायरा दीदी, मैं तो इसमें शामिल ही नहीं थी, आप मेरा नाम मत लीजिए प्लीज। कायरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे अपने गरीब भाई की चिंता होने लगती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मेरा बेचारा भाई कैसे कंबल खरीदेगा? हे भगवान, वो तो बड़ी ही मुश्किलों से इस घर को चला रहा था, अब उसके ऊपर ही खर्चा आ पड़ेगा। कायरा ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। तुम जरा रुको, मैं अभी देख कर आती हूँ दरवाजे पर कौन है, उसके बाद तुम चारों को बताती हूँ। कायरा ऐसा बोलने के बाद दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके सामने उसका भाई शिखा के साथ शादी करके खड़ा होता है। शिखा की मांग का सिंदूर देखते ही कायरा अपने भाई से कहती है, ये क्या भैया, ये कौन है? आपने मुझे इनके बारे में कुछ बताया नहीं। वो दरअसल हुआ ये कि शिखा मुझे शादी के लिए आज समझा रही थी, और उसकी बात मानकर मैं इसके पिता से मिलने इसके घर गया, जहाँ उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। लेकिन शिखा मुझे इतना प्यार करती थी कि वो अपने पिता के घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई, और साथ में देखो क्या लेकर आई है, एक नया कंबल और हीटर। नया कंबल देखते ही कायरा तो बहुत खुश होती है, साथ में उसकी चारों बहनें भी बहुत खुश होती हैं। ईशा अपने भाई के हाथों से कंबल छीन लेती है और चुपचाप जाकर लेट जाती है, तो वहीं आरती अपने भाई के हाथों से हीटर लेकर अंदर चली जाती है। दरअसल भैया हुआ ये कि आज इन सभी की लड़ाई हो गई और हमारा पुराना कंबल फट गया। ये सुनकर विवेक को भी बहुत अफसोस होता है, वो कुछ नहीं कह पाता है। इतने में शिखा कहती है, विवेक तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी 5 बहन है? अक्सर तुम अपनी 2 बहनों का ही ज्यादातर जिक्र करते थे। अब क्या करूं, मेरी 2 बहनें तो कुछ ज्यादा ही अलग हैं, हमेशा तो लड़ती रहती हैं, इसलिए उनकी ही बातें ज्यादा मेरे दिमाग में चलती रहती थी, और इसी के चलते मैंने तुम्हें उन दोनों के बारे में ही ज्यादा बताया। आओ शिखा, मेरे घर में आओ। शिखा जैसे ही घर के अंदर आती है, वो टूटा फूटा कच्चा मकान जिसकी दीवारों के अंदर भी दरारें आ रही थी, ये सब देखकर विवेक से कहती है, यकीन नहीं होता कि तुम इस घर में रहते हो। खैर कोई बात नहीं, बहुत ठंड लग रही है, मेरा हीटर कहाँ है? आरती हीटर जलाकर उसके सामने बैठी होती है। भाभी आप तो बहुत अच्छी हो जो हम सभी के लिए हीटर लेकर आई हो, अब तो हमें ठंड लगेगी नहीं। हाँ, और ना ये कंबल बहुत ही सॉफ्ट और गर्म है, सच में इसके अंदर तो जरा भी ठंड नहीं लग रही। हमारी भाभी कितनी अच्छी है। विवेक की दोनों बीमार बहनें भी कंबल के अंदर घुस जाती हैं, जहाँ कायरा अपनी नई नवेली भाभी के लिए चाय बनाकर लाती है। ठंड बहुत ज्यादा है भाभी, आप ये लीजिए, चाय पी लीजिए। चाय देने के बाद कायरा भी कंबल के अंदर ही घुस जाती है। एक तरफ ईशा ने हीटर जला के रखा होता है, तो बाकी की चारों बहनें कमल के अंदर घुसकर कंबल की गर्माहट ले रही होती हैं। ये देखकर शिखा को गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। ये क्या, कंबल मैं अपने लिए लेकर आई थी, लेकिन देखो तो सही, इन 5 ने कंबल और हीटर दोनों पर ही कब्जा कर लिया। शिखा वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है।
इसी प्रकार रात को कायरा सुई से अपने पुराने वाले कंबल को जोड़कर अपनी भाभी को देती है और कहती है, भाभी बाहर हॉल में बहुत ज्यादा ठंड है, हम पांचों वहाँ सो नहीं पा रहे, ये पुराना कंबल आप ले लो, बाकी हम पांचों बहनें आपका ये बड़ा वाला कंबल ओढ़ लेंगे, वैसे भी आपके कमरे में ठंड कम है। ये भी कोई पूछने वाली बात है कायरा, ये रहा कंबल, ले जाओ। विवेक ऐसा कहकर कंबल अपनी बहन को दे देता है, जिसके बाद उस रात शिखा को विवेक के घर में पुराने कंबल के अंदर ही सोना पड़ता है। पूरी रात शिखा को नींद नहीं आती है। तभी ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा अच्छा खासा कंबल तो इन्होंने बाहर दे दिया और मुझे ये फटा पुराना कंबल दे दिया। इधर शिखा के पास ना तो उसका कंबल था और ना ही हीटर। तभी आधी रात में विवेक ठंड से बचने के लिए अपनी बहनों के पास जाकर सो जाता है, जहाँ हीटर और कंबल दोनों होते हैं। मुझे यहाँ छोड़कर विवेक वहाँ चले गए, कम से कम इन्होंने मेरे बारे में थोड़ा तो सोचा होता। 1 से 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और अब शिखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन रात को वो विवेक की 5 बहनों के ऊपर से अपना कंबल उतार लेती है। बहुत हुआ तुम 5 का, मुझे अंदर ठंड में नहीं सोया जाता, मुझे मेरा ही कंबल चाहिए, और अगर तुम्हें ऐसा कंबल चाहिए तो अपने भाई से कहो कि वो काम करके तुम्हारे लिए कंबल ला कर दे। शिखा कंबल के साथ हीटर भी ले जाती है, जहाँ वो उस रात सुकून से सोती है। लेकिन पूरी रात बिना कंबल और बिना हीटर के विवेक की 5 बहनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किसी को बुखार चढ़ता है तो किसी को खांसी, तो किसी को जुकाम और किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिसके चलते विवेक अपनी मजदूरी का काम छोड़कर अपनी बहनों को अस्पताल में लेकर जाता है। दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं अपनी बहनों के लिए, ये दवाइयाँ लेकर जाओ। विवेक वो सारी दवाइयाँ लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर पहुंच जाता है, जहां दवाइयों का बिल 1000 रुपए का बनता है। ये क्या, इतनी महंगी दवाई? अरे तुम सोना दे रहे हो या दवाई? अरे देखो भाई, दवाई का रेट ही इतना है तो मैं क्या करूं, लेनी है तो लेकर जाओ वरना रहने दो। उस समय तो विवेक दवाई ले नहीं पाता और चुपचाप वापस घर पर आता है, जहां वो अपनी पत्नी शिखा को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी बहनों के ऊपर से रात को अपना कंबल उतार लिया था। आज देखो वो 5 हॉस्पिटल में एडमिट है, ऊपर से मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दवाइयाँ लेकर आ सकूं। विवेक ऐसा बोलने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद शिखा को अपनी गलती का एहसास होता है। शिखा अपनी ननद से मिलने अस्पताल पहुंच जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक अपने मालिक से पैसे लेने के लिए जाता है। मालिक, मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी 5 बहनें हॉस्पिटल में हैं। 1 हफ्ते से तो तू काम पर आया है नहीं और पैसे मांग रहा है, जा पहले थोड़ी भट्टी का काम कर, उसके बाद तुझे पैसे दूंगा। अपने मालिक के कहने पर अपनी बहनों के लिए वो भट्टी पर काम करने लगता है। उसे ईंटों को उठाकर भट्टी में डालना पड़ता है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाता है। शाम तक उसे उसके पुराने पैसे और उस दिन के पैसे भी मिल जाते हैं, जिसे वो दवाई खरीदता है और हॉस्पिटल पहुंचता है। डॉक्टर साहब, मेरी 5 बहनें कहाँ हैं? अरे हाँ, तुम्हारी 5 बहनों को तो तुम्हारी वाइफ यहाँ से ले गई है। तुम्हारी वाइफ सारी दवाइयाँ लेकर सही समय पर आ गई थी। ये सुनकर विवेक फौरन घर पहुंच जाता है, जहाँ शिखा के कंबल में उसकी बहनें सो रही होती हैं और उनके पास हीटर जला होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब से मैं अपनी चीजों को मिल बांट कर इस्तेमाल करूंगी। शिखा के इस तरह माफी मांगने से विवेक उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से शिखा अपने हीटर और कंबल का इस्तेमाल मिल बांट कर करती है और कभी भी अपनी अमीरी अपनी ननद के ऊपर नहीं झाड़ती। वो उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों में विवेक भट्टी पर काम कर करके एक नया कंबल भी ले आता है, जिसके चलते उन्हें ज्यादा ठंड भी नहीं लगती। 2 काली और 3 गोरी बहू की मुंह दिखाई। ज्योति, बाती, कपूर, फूल, लड्डू सब हो गया। अब बस जल्दी से मेरी 3 बहुएं आ जाएं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, पता नहीं ये नौकर चाकर कहाँ मर गए। जी मालकिन। तूने अभी तक गुलाब नहीं बिछाए, टोकरी फूलों से भरी रखी हुई है, जल्दी कर, बारात वापस आती होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी 3 गोरी बहू जमीन पर पैर रखें। वो इन गुलाबों के फूलों पर चलकर इस घर में कदम रखेंगे, इसलिए मंगवाए हैं इतने महंगे फूल। जी मालकिन, बस अभी किए देता हूँ। शांति देवी आज बड़ी खुश थीं। हाथों में आरती की थाली लिए वह अपनी बहुओं के इंतजार में खड़ी थीं। इतने में 3 बड़ी गाड़ियां दरवाजे पर रुकती हैं, जिसमें से बड़ा ही महंगा लहंगा पहने हुए पायल, चांदनी, स्वाति उतरती हैं। ओह गॉश,
गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे तो इस कड़ाके की ठंड में भी जोरों की गर्मी लग रही है। ये लहंगा इतना हेवी जो है, उफ, गर्मी तो लगेगी, बिकॉज यू आर सो हॉट स्वाति। इतने में एक पुराने टमटम गाड़ी से मेघा और कविता उतरती हैं। पांचों दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तभी शांति अपने पति जोगिंदर से बोलती है, जोगिंदर जी, ये क्या देख रही हूँ? ये काली कलूटन इस 2 कौड़ी की टमटम में बैठकर आई है। क्यों जी? अरे क्या इनके गरीब माँ बाप की इतनी भी औकात नहीं थी कि एक गाड़ी बुक करवा कर ही विदाई कर देते? मम्मी जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या देखकर आपने इन जैसे गरीब भिखारियों से रिश्ता जोड़ लिया। वही तो, कितनी काली हैं ये दोनों। उफ, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। क्यों जोगिंदर जी, बड़े बनने गए थे ना दयावान? ब्याह लाए इन कलमुहियों को। ना दहेज दिया ना कुछ, बेच दिया एक जोड़े में। रहने दो, तुम्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें ही करने आती है। उफ, इस बुढ़िया का तो कलेश ही नहीं रुक रहा। मम्मी जी, प्लीज जल्दी से हमारा गृह प्रवेश कीजिए, हम थक गई हैं। अरे हाँ, मेरी सुंदर सुंदर बहुरानियों। फिर शांति अपनी तीनों गोरी बहू का गृह प्रवेश कराती है और अपनी दोनों काली बहुओं को मुंह ऐंठ कर चली जाती है, जिससे मेघा की आंख भर आती है। माँ जी ने हमारा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं शुभ जी। मेघा, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। हाँ बहू, तुम्हारी सास बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, अंदर से उतनी ही नरम दिल की है। तुम्हारा ससुर होने के नाते मैं इस घर परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। दोनों काली बहुएं घर के अंदर आ जाती हैं और अगली सुबह शांति देवी अपने दोनों काली बहू का जोर जोर से दरवाजा खटखटाकर उन्हें तड़के की सुबह 4 बजे ही उठा देती है। प्रणाम माँ जी, आपने हमें इतनी रात को उठा दिया? अब क्या, चेहरे के साथ साथ तुम दोनों कलूटनों की आंखों में भी काली जम गई है क्या? सुबह के 4 बज रहे हैं। चलो, वहाँ हॉल में हलवाइयों के हांडी बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें धो। और हाँ, अपने इस काले कोयले वाले चेहरे को घूंघट में रखो। जी माँ जी। दोनों बेचारी उसी वक्त से काम में लग जाती हैं और वहीं शांति की तीनों गोरी बहुएं आराम से रजाई में पड़ी होती हैं। तुम दोनों कलूटन बहुओं के भाग्य में गंदे बर्तन घिसना ही लिखा है। इस घर की बहू भले ही बन गई हो तुम, मगर मैंने भी तुम दोनों का जीना हराम नहीं किया तो तुम्हारी सास नहीं, क्योंकि सास तो सास होती है। सुबह के 10 बजे तक भी शांति की तीनों गोरी बहुएं पैर पसारे रजाई में पड़ी थीं। शांति लहंगे लेकर उनके कमरे में आती है। ले, उठ गई मेरी प्यारी बहुरानियों। हाँ सासू माँ, देखिए ना, सर दर्द से फटा जा रहा है। उफ। अच्छा, मैं अभी तुम तीनों के लिए बढ़िया सी चाय भिजवाती हूँ। ये लो, तुम तीनों के लहंगे हैं। आज शाम को मैंने तुम तीनों की मुंह दिखाई रखी है। मुंह दिखाई का नाम सुनकर तीनों गोरी घमंडी बहुओं का मुंह बन जाता है। मुंह दिखाई? अब ये किस लिए? हमें तो शादी में सब देख ही चुके हैं। बहू मोहल्ले की पड़ोसन शादी में आ ना सकी थी, इसलिए बस आज की बात है। हाँ ठीक है सासू माँ। अच्छा, मैंने पार्लर वाली भी बुक कर दिया है, थोड़ी देर में वो भी तुम्हें तैयार करने आ जाएगी। शांति किचन में आती है। सुनो मेरी काली बहुओं, बढ़िया सी चाय बनाकर मेरी गोरी बहुओं को दे आओ। वैसे तो तुम दोनों कल मुहियों का मन किया नहीं होगा कि जाकर उन तीनों से चाय पानी पूछ लो, जलती जो हो उनके रूप से। और हाँ, पहली रसोई में खीर पूरी पुलाव मिठाई सब बनाना है तुम्हें, और हॉल अच्छे से साफ सुथरा कर देना। थोड़ी देर में डेकोरेशन वाले आ जाएंगे सजाने के लिए। शांति दोनों काली बहुओं को ढेरों काम थोप कर चली जाती है और कविता रोते हुए कहती है, जी सासू माँ, सिर्फ हम दोनों के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही हैं? हम भी तो इस घर की बहुएं हैं। मत रो कविता, शायद हम दोनों काली बहू के भाग्य में ससुराल में भेदभाव ही लिखा है। थोड़ी देर में जोहरी घर आ जाता है। आइए जोहरी, मैंने जैसे कहा था आपने वैसे ही हार बनाया है ना? जी शांति बहन, ये देखिए, आपने जो अपने तीनों बहू के लिए मुंह दिखाई में देने के लिए जो हार बनवाया था, ये रहा वो हार। तो बड़ा सुंदर गढ़ा है, मेरी तीनों बहुएं देखकर खुश हो जाएंगी। इतने में वहां से गुजर रही मेघा रुक जाती है। माँ जी, मेरे पैरों की पायल टूट गई है, इसे जुड़वा दीजिए।
क्यों री, मेरे पास पैसे का पेड़ लगा है। और फिर तू कौन सी गोरी और सुंदर है जो पैरों में पायल नहीं पहनेगी तो तेरी सुंदरता में कमी आ जाएगी। शांति के फर्क से जोहरी को भी दुख लगता है। शांति जी, वो तो आपकी बहू, जुड़वा दीजिए पायल, 100-200 लगेंगे बस। देखो जोहरी बाबू, ये हम दोनों सास बहू के बीच का मामला है, मेरा घर खराब मत करो। हार दे दिया तो जाओ। इसके बाद तीनों गोरी बहुएं तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आ जाती हैं। माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई में क्या पहने? आपने हमें तो जोड़ा दिया ही नहीं। शक्ल देखी है तुम दोनों ने, इतना महंगा जोड़ा पहनने की? जो तुम्हें अपने मायके से मिला है वही पहन लो, और हाँ, लंबा घूंघट रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के जले उपले जैसे सूरत के चलते मैं जलील हूं। इस पर तीनों गोरी घमंडी बहुएं हंसने लगती हैं और कविता मेघा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। मुंह दिखाई शुरू होती है। शांति अपने दोनों काली बहुओं को दिखाकर तीनों गोरी बहू की झोली में ढेर सारा रुपया पैसा रखकर नेक का 9 लखा हार देती है। ये लो मेरी बहू रानियों, तुम तीनों के चांद जैसे रूप के लिए बेशकीमती 9 लखा हार। सासू माँ, ये सोने का हार कितना सुंदर है। हाँ, पर तुमसे सुंदर नहीं। इसके बाद शांति अपने दोनों काली बहुओं को मुंह दिखाई में 11 रुपए देकर उनकी बड़ी बेइज्जती करती है। वैसे तो तुम दोनों की शक्लें ऐसी थी नहीं कि तुम्हारी मुंह दिखाई की जाए, पर फिर भी मैं तुम्हें 11 रुपए का नेक दे रही हूँ। दोनों की आंखें छलछला गईं। उन्होंने भारी मन से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, हमारे लिए यही बहुत है। इस पर पड़ोसन पुष्पा बोल पड़ी, शांति, तू अपनी बहू के साथ यह भेदभाव जो कर रही है जरा भी ठीक नहीं है। बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इनकी कदर कर, समझी? चलो बहनों। ऐसे ही दिन बीतता है और शांति अपनी तीनों गोरी बहू को पलकों पर बिठाकर रखती है और उन पर खूब लाड प्यार लुटाती है, मगर अब वो तीनों उसकी कदर करना भी छोड़ देती हैं। बिना बताए रात रात को पार्टी में जाना उनकी आदत बन जाती है। फिर एक दिन, सासू माँ, हम पार्टी में जा रहे हैं, हमारा वेट मत कीजिएगा। उनके छोटे कपड़े देखकर शांति का पारा चढ़ जाता है। बहू, ये तुम तीनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लाज शर्म धोकर पी गई हो क्या? कहीं नहीं जाओगी तुम तीनों। और हमें रोकेगा कौन? आप रोकेंगी हमें मम्मी जी? हम अपनी मर्जी की मालकिन हैं, आइंदा हमें टोकने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। अपनी गोरी बहू का घमंड भरा बर्ताव देखकर शांति स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद शांति को अपने दोनों काली बहू की कदर हो जाती है। गलती तुम तीनों की नहीं बल्कि मेरी ही है, जो मैंने ही तुम तीनों को इजाजत दे दी, इसलिए आज तुम घर की इज्जत से खेल रही हो। मैंने हमेशा रूप को देखा और इसलिए कविता बहू और मेघा बहू जैसे हीरे को पत्थर समझने की भूल की। बहू, तुम दोनों मुझे माफ कर देना। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? भगवान के लिए हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। आपका अधिकार है हमें डांटने का, क्योंकि आपने हमसे अपना बेटा बांटा है, तभी तो हम बहू बनकर आई हैं। शांति अपनी दोनों काली बहुओं को गले से लगा लेती है। वहीं धीरे धीरे तीनों गोरी घमंडी बहू का बर्ताव भी उनके लिए बदल जाता है।